भाग एक। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और हरे भरे जंगलों से घिरा एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था स्वर्णगढ़। यह राज्य अपनी समृद्धि, न्याय और संस्कृति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गई। राज्य की बागडोर अब राजमाता सूरमाला के हाथों में थी। सूरमाला साहसी तो थी, लेकिन एक बड़ी कमजोरी थी। वह अपने निर्णयों में किसी की सलाह नहीं मानती थी। जो बात उसके मन में आती जाती वही अंतिम निर्णय होता। राजमहल में उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गप्पू। गप्पू कोई साधारण गधा नहीं था। राजमाता उसे अपने पुत्र से भी अधिक प्यार करती थी। उसके लिए संगमरमर का अस्तबल बनवाया गया था। सोने की घंटियां, रेशमी कपड़े, चांदी की बाल्टियों में पानी और सबसे बढ़िया चारा, सब कुछ गप्पू के लिए था। राज्य के मंत्री, सेनापति और अधिकारी भी रोज सुबह सबसे पहले गप्पू को प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि राजमाता को यही पसंद था। राजमाता की एक बेटी भी थी जिसका नाम था मेनका। मेनका बचपन से ही विद्वान, विनम्र और दूरदर्शी थी। उसने राजनीति, अर्थशास्त्र, न्याय और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माताश्री, किसी पशु से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन राज्य का भविष्य भावनाओं से नहीं, योग्य लोगों से बनता है। सूरमाला मुस्कुराई। तुम अभी छोटी हो मेनका। गप्पू बहुत समझदार है, तुम उसे नहीं समझ सकती। मेनका ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में चिंता घर कर गई। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में नगाड़े बजने लगे। हर गली, हर बाजार और हर चौक में एक ही घोषणा होने लगी, कल राज दरबार में राजमाता एक ऐतिहासिक घोषणा करेंगी। सभी नागरिक उपस्थित रहे। अगले दिन विशाल दरबार सजा। सभी मंत्री, सेनापति, व्यापारी, किसान और आम जनता वहां उपस्थित थे। राजमाता सिंहासन से उठी और ऊंची आवाज में बोली, आज से मेरा प्रिय गप्पू इस राज्य का आधिकारिक युवराज घोषित किया जाता है। भविष्य में वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर सबसे पहले महामंत्री ने ताली बजाई, युवराज गप्पू की जय। बाकी मंत्री भी मजबूरी में चिल्लाने लगे, जय हो, जय हो। लेकिन जनता के चेहरों पर खुशी नहीं बल्कि चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी राज्य की राजधानी के एक साधारण से चौक एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था गजेंद्र। गजेंद्र गरीब जरूर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी बुद्धिमानी थी। उसकी चाय पीने के लिए किसान भी आते थे, सैनिक भी, व्यापारी भी और कभी कभी राजमहल के कर्मचारी भी। चाय के साथ वहाँ विचारों की भी महफिल सजती थी। गजेंद्र हमेशा कहता, राजा की ताकत उसके मुकुट में नहीं, जनता के विश्वास में होती है। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। कुछ दिनों बाद युवराज गप्पू ने पहली बार राजसभा में भाग लिया। मंत्री राज्य की समस्याएं बताने लगे। महाराज, इस वर्ष वर्षा कम हुई है, किसानों को सहायता चाहिए। गप्पू ने गर्दन उठाई और जोर से बोला, भैंचू। महामंत्री तुरंत बोले, युवराज का आदेश है कि कर बढ़ा दिया जाए। अगला मंत्री बोला, राज्य की सड़कों की मरम्मत करानी चाहिए। गप्पू फिर बोला, भैंचू। महामंत्री ने कहा, युवराज चाहते हैं कि पहले नया महल बनाया जाए। सभी मंत्री सिर झुकाकर बोले, जैसी युवराज की आज्ञा। मेनका यह सब देखकर भीतर ही भीतर टूट रही थी। उसे समझ आ गया था कि अब राज्य गलत दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उधर गजेंद्र की चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई अपने परेशानी लेकर आता। किसान बोला, कर इतना बढ़ गया है कि खेती करना मुश्किल हो गया है। व्यापारी बोला, बाजार ठप पड़ गया है। सैनिक बोला, सीमा पर संसाधन कम पड़ रहे हैं। गजेंद्र सबकी बातें सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, जब निर्णय बुद्धि की जगह चापलूसी से होने लगे, तब राज्य का पतन शुरू हो जाता है। उसकी बात सुनकर सभी लोग गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें पहली बार लगा कि शायद बदलाव का समय आ गया है। भाग 2।
गजेंद्र की बात धीरे धीरे पूरे सुवर्णगढ़ में फैल गई। लोग अब उसकी चाय पीने से ज्यादा उसकी बातें सुनने आने लगे थे। वह किसी के खिलाफ लोगों को भड़काता नहीं था, बल्कि सिर्फ इतना कहता, राज्य तलवार से नहीं समझदारी से चलता है और समझदारी किसी पद की मोहताज नहीं होती। यह बात लोगों के दिलों को छू गई। राज्य की बिगड़ती हालत, उधर राजमहल में युवराज गप्पू की सलाह पर एक के बाद एक अजीब फैसले लिए जाने लगे। राजकोष से करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं गप्पू के लिए नया अस्तबल बनाने में खर्च कर दी गई। सैकड़ों कारीगरों को महल छोड़कर गप्पू के लिए संगमरमर का स्नान घर बनाने का आदेश मिला। राज्य के किसानों के लिए रखे गए अनाज के भंडार से गप्पू के लिए विशेष चारा तैयार किया जाने लगा। जब भी कोई मंत्री किसी गंभीर समस्या का समाधान पूछता, गप्पू सिर्फ ढैं चू करता और चापलूस मंत्री तुरंत उसका अर्थ निकाल देते। युवराज का आदेश है, युवराज की यही इच्छा है, युवराज ने दूरदर्शी निर्णय लिया है। धीरे धीरे किसी मंत्री में सच बोलने का साहस ही नहीं बचा। मेनका की चिंता, राजकुमारी मेनका रोज राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनती। एक गांव में किसान रो रहे थे, दूसरे गांव में पानी की कमी थी, तीसरे गांव में स्कूल बंद होने की कगार पर थे। एक बूढ़ी महिला ने मेनका का हाथ पकड़कर कहा, राजकुमारी, हमें राजा नहीं सहारा चाहिए। मेनका की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सत्ता का अहंकार पूरे राज्य को डुबा सकता है। गजेंद्र की लोकप्रियता, अब गजेंद्र की छोटी सी चाय की दुकान राज्य का सबसे बड़ा विचार मंच बन चुकी थी। सुबह से शाम तक लोग वही इकट्ठा होते, कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई सैनिक, कोई शिक्षक। गजेंद्र हर किसी की बात ध्यान से सुनता, वह कभी किसी का अपमान नहीं करता था। एक दिन एक युवक ने पूछा, अगर आपको राजा बना दिया जाए तो क्या करेंगे? गजेंद्र मुस्कुराया, मैं राजा बनने का सपना नहीं देखता, मैं चाहता हूँ कि राजा योग्य हो। उसकी यह बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे। चापलूसों की चाल, राजमहल के कुछ मंत्रियों को गजेंद्र की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आई। उन्होंने राजमाता से कहा, महारानी, एक साधारण चाय वाला लोगों को आपके विरुद्ध भड़का रहा है। सूरमारा क्रोधित हो उठी, उसे तुरंत दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन सैनिक गजेंद्र को राजमहल ले आए। दरबार में गजेंद्र भव्य दरबार सजा हुआ था। राजमाता सिंहासन पर बैठी थी, गप्पू उनके बगल में मखमली आसन पर बैठा था। राजमाता ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुम लोगों को हमारे विरुद्ध भड़काते हो? गजेंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजमाता, मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोलता, मैं केवल लोगों की बातें सुनता हूँ और उन्हें सच बोलने की हिम्मत देता हूँ। राजमाता बोली, क्या तुम्हें हमारे युवराज पर विश्वास नहीं? गजेंद्र ने गप्पू की ओर देखा। गप्पू ने उसी समय जोर से आवाज निकाली, ढैंचू। पूरा दरबार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। गजेंद्र मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई मजाक नहीं उड़ाया। वह बोला, राजमाता, गधा होना अपराध नहीं है, लेकिन गधे से राज्य चलाने की उम्मीद करना निश्चित ही राज्य के साथ अन्याय है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के चेहरे का रंग उड़ गया। राजमाता का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। इसे तुरंत कारागार में डाल दो। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन तभी राजकुमारी मेनका बीच में आई। माताश्री, जिसने सच कहा हो उसे कैद करना न्याय नहीं होता। दरबार में पहली बार किसी ने राजमाता के निर्णय का खुलकर विरोध किया था। राजमाता कुछ पल तक सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, इसे छोड़ दो, लेकिन आज के बाद यह कोई सभा नहीं करेगा। गजेंद्र ने विनम्रता से सिर झुकाया, मैं सभा नहीं करूंगा, लेकिन सत्य बोलना कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। दरबार में बैठे कई लोगों के मन में पहली बार यह प्रश्न उठा, क्या सचमुच एक गधे के भरोसे राज्य चल सकता है? यही प्रश्न आगे चलकर स्वर्णगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत बनने वाला था। भाग 3। गजेंद्र के दरबार से लौटने के बाद पूरे स्वर्णगढ़ में एक ही चर्चा थी, उसने राजमाता के सामने सच कह दिया। इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। वह चाय वाला नहीं, सच्चा देशभक्त है। अब लोग चोरी छिपे गजेंद्र से मिलने आने लगे। उसकी छोटी सी चाय की दुकान विचारों का केंद्र बन गई।
गजेंद्र हर मिलने वाले से एक ही बात कहता, क्रोध से नहीं, विवेक से परिवर्तन लाओ। हिंसा राज्य को तोड़ती है, लेकिन सत्य उसे जोड़ता है। गप्पू का पहला आदेश। उधर राजमहल में राजमाता ने गप्पू के सम्मान में एक भव्य समारोह रखा। मंत्री बोले, युवराज, अब जनता को अपना पहला आदेश दे। गप्पू मंच पर आया। हजारों लोग सांस रोककर उसकी ओर देखने लगे। गप्पू ने गर्दन उठाई और जोर से बोला, ढेचू। महामंत्री तुरंत बोले, युवराज का आदेश है कि राज्य में 7 दिन का उत्सव मनाया जाए। उत्सव के लिए जनता से विशेष कर वसूला गया। गरीबों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए, लेकिन महल में नाच गाना चलता रहा। जनता का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा। मेनका का निर्णय। एक रात मेनका साधारण वेश में महल से निकली। वह सीधे गजेंद्र की चाय की दुकान पहुंची। गजेंद्र ने उसे पहचान लिया, लेकिन सम्मान पूर्वक कहा, राजकुमारी, इस समय यहाँ आना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। मेनका बोली, अगर मेरी प्रजा सुरक्षित नहीं है तो मेरा सुरक्षित रहना भी व्यर्थ है। उसने गजेंद्र से कहा, मुझे बताइए, इस राज्य को कैसे बचाया जाए। गजेंद्र कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, राज्य किसी एक व्यक्ति से नहीं बचता। राज्य तब बचता है जब जनता जागती है और शासक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मेनका ने पहली बार महसूस किया कि एक साधारण चाय वाला भी महान विचार रख सकता है। सच्चाई का आईना। कुछ दिनों बाद राजधानी में एक विशाल जनसभा आयोजित हुई। राजमाता ने घोषणा की, युवराज स्वयं जनता की समस्याएं सुनेंगे। लाखों लोग मैदान में इकट्ठा हुए। पहला किसान आगे आया, महाराज, हमारी फसल सूख गई है। गप्पू, ढेंचू। महामंत्री बोले, युवराज कहते हैं कि अगले वर्ष अच्छी वर्षा होगी। दूसरा व्यापारी आया, बाजार बंद हो रहा है। गप्पू, ढेंचू। महामंत्री, युवराज चाहते हैं कि सभी व्यापारी मुस्कुराते रहे। तीसरी बार एक बूढ़ी माँ आगे आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा बेटा सीमा पर शहीद हो गया। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। पूरा मैदान शांत हो गया। सभी की निगाहें गप्पू पर थी। गप्पू ने फिर वही किया, ढेंचू। इस बार किसी मंत्री के पास उसकी आवाज का अर्थ बताने के लिए शब्द नहीं थे। जनता की आंखों से भ्रम का पर्दा हट चुका था। जनता का जागरण। अगले ही दिन पूरे राज्य में लोग अपने घरों के बाहर दीपक जलाने लगे। यह विरोध नहीं था, यह जागरूकता का प्रतीक था। हर दीपक जैसे कह रहा था, अब हमें योग्य नेतृत्व चाहिए। राजमाता ने इसे मामूली बात समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन धीरे धीरे सैनिक, शिक्षक, व्यापारी और यहाँ तक कि कुछ मंत्री भी जनता के साथ खड़े होने लगे। गजेंद्र का संदेश। लोगों ने गजेंद्र से कहा, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। गजेंद्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं किसी की गद्दी छीनने नहीं आया हूँ। अगर परिवर्तन होगा तो वह जनता की इच्छा और न्याय के मार्ग से होगा। उसकी विनम्रता ने लोगों का विश्वास और बढ़ा दिया। उधर राजमहल में पहली बार राजमाता सूरमाला को एहसास होने लगा कि उनकी सत्ता की नींव हिलने लगी है। लेकिन अब भाग 4। राजमहल में अब पहले जैसा वैभव तो था, लेकिन वैसी शांति नहीं थी। हर मंत्री के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। राजमाता सूरमाला को अब समझ आने लगा था कि जनता का विश्वास उनसे दूर होता जा रहा है। फिर भी उनका अहंकार उन्हें सच्चाई स्वीकार करने नहीं दे रहा था। निर्णायक दिन। राजधानी के विशाल मैदान में राज्य की सबसे बड़ी जनसभा बुलाई गई। राजमाता, राजकुमारी मेनका, सभी मंत्री, सेनापति और हजारों नागरिक वहां उपस्थित थे। जनता ने एक ही मांग रखी, हमें योग्य नेतृत्व चाहिए। राजमाता ने गुस्से में कहा, क्या तुम सब मेरे निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हो? भीड़ से एक वृद्ध किसान आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजमाता, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य किसी के प्रेम से नहीं, योग्य निर्णयों से चलता है। फिर एक सैनिक बोला, हम सीमा पर जान दे सकते हैं, लेकिन अपने राज्य का भविष्य एक गधे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। एक एक करके व्यापारी, शिक्षक, कारीगर और महिलाएं भी आगे आने लगी। पूरा मैदान एक सुर में गूंज उठा, योग्यता सर्वोपरि है। गप्पू की आखिरी परीक्षा। राजमाता ने आखिरी बार गप्पू की ओर देखा। गप्पू,
आज सबको दिखा दो कि तुम इस राज्य के योग्य युवराज हो। सारा मैदान शांत हो गया। गप्पू आगे बढ़ा। उसने चारों ओर देखा और हमेशा की तरह जोर से बोला, धैचू धैचू। इस बार किसी मंत्री ने उसकी आवाज का अर्थ बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब पूरी जनता सच्चाई समझ चुकी थी। राजमाता का पश्चाताप, राजमाता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार स्वीकार किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल गई। मैंने अपने प्रेम को राज्य के कर्तव्य से ऊपर रख दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपना राजमुकुट उतारा और सिंहासन पर रख दिया। पूरा मैदान शांत था। जनता का निर्णय। लोगों ने एक स्वर में पुकारा, गजेंद्र गजेंद्र गजेंद्र। गजेंद्र आगे आया। उसने कहा, मैं राजा बनने नहीं आया हूँ, मैं तो केवल एक चाय वाला हूँ। तभी मेनका मुस्कुराकर बोली, तो स्वयं सत्ता नहीं चाहता, वही सत्ता का सबसे योग्य अधिकारी होता है। सभी नागरिकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गजेंद्र को अपना नया राजा घोषित कर दिया। नया सवेरा। राजा बनने के बाद गजेंद्र ने सबसे पहला आदेश दिया, आज से इस राज्य में किसी भी पद पर नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर होगी। दूसरा आदेश, किसानों का कर आधा किया जाए। तीसरा आदेश, हर बच्चे को शिक्षा और हर नागरिक को न्याय मिले। चौथा आदेश, राज्य का खजाना जनता की भलाई पर खर्च होगा, दिखावे पर नहीं। कुछ ही वर्षों में स्वर्णगढ़ फिर से समृद्ध हो गया। खेती लहलहाने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, विद्यालयों में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। मेनका की भूमिका। मेनका ने गजेंद्र का पूरा साथ दिया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने मिलकर राज्य को न्याय, विकास और समानता का आदर्श बना दिया। गप्पू का नया जीवन। गजेंद्र ने गप्पू को महल से नहीं निकाला, उसके लिए हरे भरे मैदान बनवाए गए। वह प्यार से बोला, गप्पू दोषी नहीं है, दोष उस सोच का है जिसने बिना योग्यता के उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया। राजमाता सूरमाला ने भी गप्पू को वही छोड़ दिया और अपना शेष जीवन सेवा, प्रायश्चित और जन कल्याण में बिताने का निर्णय लिया। कथा का उपसंहार। समय बीतता गया। स्वर्णगढ़ पूरे देश में एक आदर्श राज्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आज भी वहाँ के विद्यालयों में बच्चों की यह कहानी सुनाई जाती है और अंत में शिक्षक एक बात अवश्य कहते हैं, पद, सम्मान और सत्ता हमेशा योग्यता, ईमानदारी और सेवा भाव से मिलनी चाहिए। अंधा मोह और चापलूसी किसी भी राज्य या समाज को पतन की ओर ले जाती है और स्वर्णगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहावत बन गई, गधा गधा ही रहता है, चाहे उसे सोने का मुकुट पहना दो, लेकिन योग्य इंसान अवसर मिलते ही पूरे राज्य का भाग्य बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानी के साथ।